हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है। तो नॉर्मली एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में शायद पढ़ाई थी, है ना। तो देखो, अब आप पहले मुझे बताएं, आपको एक बात पता है कि कैटलिस्ट डालने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है ना। अब देखो यहाँ, जैसे मेरे पास एक एनर्जी का ग्राफ है, दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है। एक रिएक्शन के लिए मैं ऐसे बना रहा हूं इसको। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये जो एनर्जी गैप है ना, यहां से लेकर के यहां तक, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या मतलब हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहले ज्यादा एनर्जी में क्यों जाना पड़ रहा है? मैंने आपको समझाई थी एक बात, जैसे सपोज ए है प्लस B2 है, गिव्स ट्वाइस ऑफ AB। ये रिएक्शन हो रही है। अब आप मुझे पहले बताएंगे, जब ये रिएक्शन होगी तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि पहले भाई इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, इधर इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, है ना। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तभी तो ये क्या बनाएंगे, AB बना पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले ए और बीबी के बीच के जो बॉन्ड है ना, उनको ब्रेक होना पड़ रहा है। और बॉन्ड को ब्रेक होना मतलब समझ रहे हो ना, एंडोथर्मिक स्टेप है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आप नहीं दोगे, वो सराउंडिंग से लेगा, चाहे उनकी कोलिजन होगी वहां से लेगा। मतलब पहले स्टेप में एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, चाहे वो सोर्स ऑफ एनर्जी कहीं से भी हो, चाहे वो कोलिजन्स के थ्रू हो रहा हो, नहीं हो पा रहा तो आपको उस एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो भी है, ओवरऑल क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मतलब पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इट मींस हाई एनर्जी में जाएंगे, फिर वहां से क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब प्रोडक्ट का अगर स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, वो एनर्जी में क्या होगा, रिएक्टेंट से डाउन आ जाएगा। तो ये बची हुई एनर्जी जो है, ये वाली एनर्जी, ये जो एनर्जी गैप है, क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर इसी का रिवर्स ऐसा कर देता मैं, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो आपको पता है इतनी एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी का गैप है, क्या है, ये आपको रिक्वायर्ड होती है। तो क्या है, एंडोथर्मिक स्टेप, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। समझ में आ रहा है? जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से डाउन होती है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होती है, हाई एनर्जी में होता है प्रोडक्ट, और उसको करने के लिए एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड नहीं होती है, ओवरऑल क्या होती है, सॉरी, ओवरऑल क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ देख के समझ जाओगे ना, ये एक्सोथर्मिक का है, ये एंडोथर्मिक का है। कैसे पता? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी डाउन है रिएक्टेंट से। क्लियर हो गया? ओके जी, इसको हटाऊं। फिलहाल हमारा मकसद ये जानना नहीं है, बट जरूरत पड़ी तो बताना पड़ा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ध्यान से समझो बात को। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास, दिस इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और ये क्या है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता है, आपको पता है वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे जो क्या करेंगे, इतनी एनर्जी अचीव कर पाएंगे, चाहे वो कोलिजन से करें या कहीं से भी करें, है ना। अब जैसा सपोज ये इसका एनर्जी बैरियर है, सपोज कितना है, 100 किलो जूल। कितना है, 100 किलो जूल। इट मींस वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो क्या करेंगे, 100 किलो जूल एनर्जी को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, इस गोल को अचीव कर पाएंगे। कहां से? चाहे उनके बीच में कोलिजन होगी या टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो भी होगा, है ना। तो समझ में आई बात? अच्छा ठीक है। तो अगर ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो विदाउट कैटलिस्ट चल रही है। अब हम कहते हैं ना, जैसे ही कैटलिस्ट को ऐड करो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ सकता है, ध्यान से सुनो। इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखवाने को तो मैं एक लाइन में लिखवा दूंगा, लिखने का ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, आप बस इसको समझो पहले क्या होगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ आपको पता चला 100 किलो जूल एनर्जी होगी तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा रिएक्टेंट का, अदरवाइज नहीं होगा। अब हमारे पास जितने भी, आपको पता है कोलिजन थ्योरी पढ़ी, जितने भी कोलिजन्स होते हैं सारे के सारे इफेक्टिव तो होते नहीं है। इफेक्टिव कोलिजन कौन होंगे, वो कोलिजन जो टकराने के बाद क्या करेंगे, कोलाइड करने के बाद
100 किलो जूल एनर्जी को पैदा करेंगे, उसी से बॉन्ड टूटेंगे, उसी से फिर प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। लेट अस सपोज टक्कर हुई, आपस में कोलिजन हुआ, लेकिन उन्होंने 100 किलो जूल एनर्जी पैदा नहीं करे, वो कितनी करे, वो 80 किलो जूल एनर्जी पैदा करे, मतलब यहां तक करे, दिस इज 80 किलो जूल, क्या है 80 किलो जूल एनर्जी पैदा हुई। तो अब आप बताइए, बैरियर 100 किलो जूल का था और लेकिन कोलिजन के थ्रू 80 किलो जूल ही एनर्जी प्रोड्यूस हो पाई, तो क्या 80 किलो जूल वाले जो कोलिजन्स हैं वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? कहोगे सर बिल्कुल नहीं होंगे। 80 वाले भी नहीं होंगे, 85 वाले भी नहीं होंगे, 90 वाले भी नहीं होंगे, 95, मतलब एग्जैक्टली 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल आपको याद है ना, वो ग्राफ इस तरीके मैंने ग्राफ बनाया था, ये है ना, ये वाले पार्ट क्या थे, ये जो शेडेड एरिया था यही क्या था, इफेक्टिव कोलिजन्स थे। तो इतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतनी एनर्जी पैदा कर सकते हैं। बाकी देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर पी कार थी, लेकिन ये क्या है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने वाले हैं। याद आ गया ना ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है। तो आपको पता है कि जितने, जैसे सपोज 1000 कोलिजन्स हुई है ना, 1000 मॉलिक्यूल आपस में टकराए, तो उसमें से मुश्किल से 150 ही कोलिजन ऐसी होंगी जो क्या करेंगी, यहां तक एनर्जी 100 किलो जूल एनर्जी को पैदा करेंगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी, ठीक है। मतलब मैक्स ज्यादातर जो कोलिजन्स है वो क्या होती है, नॉन इफेक्टिव रह जाती है, क्योंकि वो उतनी एनर्जी पैदा नहीं कर पाती है जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है, सही है। अब जैसे आपने देखा कि सर 10% मॉलिक्यूल ऐसे थे जो 100 किलो जूल में आए और वहां से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या कहूं, ध्यान से सुनो, और ज्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे थे जो क्या रहे, जैसे कुछ यहां पर रहे 95 सपोज लो, 90, 85, 80, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स रहे होंगे जो यहां तक होंगे, यहां तक, लेकिन ऊपर 100 किलो तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या ये वाले मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे? कहोगे सर बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो, अब हम कहते हैं जी कैटलाइज्ड रिएक्शन, हम कहते हैं कैटलिस्ट के डालते ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, ध्यान से सुनो। कैटलिस्ट के डालते ही क्या होता है ना, जो इफेक्टिव कोलिजन्स हो रही होती है वो तो ठीक है, जाएगी, जो नहीं हो रही होती है, या मतलब जो नियर बाय होती है, 95 होती है ना, या फिर 90 होती है, 85 होती है, ये वाली कोलिजन्स जो इतनी एनर्जी पैदा करती है ना, ये भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, ध्यान से सुनो। एक्चुअली में जो कैटलिस्ट है ना, वो एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है विद लो एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आई बात, नहीं आई क्या? कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथ विद लो एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? कैटलिस्ट क्या करता है, अल्टरनेटिव पाथ दे देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। जैसे क्या, जैसे मैंने ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, कैसे है, विदाउट कैटलिस्ट है। लेकिन जब मैं कैटलिस्ट डालूंगा तो पता है क्या होगा बच्चों, ये देखो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, ये मतलब क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी डाउन आ गई, ठीक है। कितनी हो गई, सपोज कितनी हो गई, यहां पर 100 किलो जूल थी, तो यहां पर आप कितनी मान सकते हो, 70 किलो जूल मान लिया मैंने। चलो दिख रहा है, दिख रहा है, यहां पर दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कितना मान लिया मैंने, 70 किलो जूल मान लिया। तो क्या होगा, अब जो 100 वाले थे वो तो जा ही रहे थे पहले भी, अभी भी जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो 90, 95, 97, 87, 86, ये सारे के सारे क्या होंगे, एक साथ ही क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आई नई वाली, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। आई बात समझ में, नहीं आई? तो देखा आपने, जैसे ही आपने क्या करा, पहले नॉर्मली आपने समझा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को, फिर आपने विदाउट कैटलिस्ट देखा कि भाई इतनी ज्यादा थी विदाउट कैटलिस्ट, जैसे ही आपने कैटलिस्ट उसमें ऐड किया, उसने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया। तो जो मॉलिक्यूल पहले कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, ये देखो इतने ढेर सारे मॉलिक्यूल यहां पर जिनके नंबर आ रहे होंगे, एनर्जी आ रही होगी ना, ये मॉलिक्यूल्स पहले कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कैटलिस्ट डाला, एक्टिवेशन एनर्जी डाउन आ गई है। अब क्या हुआ, अब वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो इसी से कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ऑब्वियस बढ़ेगा भाई, पहले एक बार टकराने में क्या हो रहे थे, एक सेकंड में जितनी भी टक्करें हो रही थी, ठीक है, जितने भी कोलिजन होते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा, तो पहले 1 मिनट या 1 सेकंड में जितने भी कोलिजन हो रहे थे वो कितने थे, 1000 थे सपोज, ठीक है।
लेकिन उसमें से 10% ही काम के थे, मतलब 100 ही थे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, क्योंकि एनर्जी ज्यादा थी ना। अब आपने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, कम करने से क्या हुआ, अब जो 1000 टक्कर हो रही थी आपस में, उसमें से पहले तो 10% ही थे, अब हो सकता है कितना हो, 30% काम पे आ जाए, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी के लो करने पे 30% कर दिया तो क्या होगा, जितने के 30% इतने ढेर सारे मॉलिक्यूल एक साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। सेम टाइम में पहले कम मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो पा रहे थे, अभी सेम टाइम में ज्यादा कन्वर्ट हो पा रहे, कैसे, आपने एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया। तो इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। आई बात समझ में, कैटलिस्ट ने क्या करा, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर दिया रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, जिससे क्या हुआ, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम टाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यस, समझ में आया इतना, चलो ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, साफ साफ ग्राफ बना देते हैं, खत्म, इतना ही है टॉपिक, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो चलो बच्चों, हेडिंग लगा लेंगे सभी लोग, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है भाई। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, हेड लगा ले सभी लोग। और पहले तो आप इसमें चाहो तो एक्टिवेशन एनर्जी लिख लो, ठीक है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए, क्या होती है बताइए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, लिख दो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, किसको, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू अकरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, चलो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर occurring a chemical reaction, yes, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिक्वायर होती है, क्यों, किसी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इज कॉल्ड, ऐसा लिख लो, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर, देखो ध्यान से भाई, ओके, ठीक है। तो ये रही इसकी बात, कौन सी बात, विदाउट, ये नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। चलो अब आप चाहो तो, अगर पहले चलो एक बात और लिखें पहले, ठीक है, लिखिए कैटलिस्ट। अब क्या कैटलिस्ट का क्या ब्यूटी है भाई, कैटलिस्ट क्यों काम आ रहा है यहाँ पर, क्या करता है कैटलिस्ट बताइए। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है, एक अल्टरनेटिव पाथ देता है रिएक्शन को विद लो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, 100 किलो जूल, वही मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते थे जो कोलिजन के बाद 100 किलो जूल एनर्जी पैदा करते थे। और ज्यादातर मॉलिक्यूल्स क्या थे, जो 95, 85, 80, 75 वाले थे, है ना, वो 100% वाले बहुत कम थे, है ना, 100 किलो जूल वाले बहुत कम थे। लेकिन जैसे आपने एनर्जी बैरियर को डाउन कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, चेंज हो गए, मतलब प्रोडक्ट में चले गए। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट अस सपोज आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, आप अपनी क्लास में बैठे हो, है ना, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं सपोज, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने हैं, 50 हैं बच्चों, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब मैंने कहा मैं आपकी क्लास को पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा ऐसा करते हैं बच्चों, आज कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है, आप सब चलो आज मेरे साथ कहीं, आज हम टूर में चल रहे हैं, ठीक है। तो हम चले गए ऐसे कहीं घूमने, लेट अस सपोज हम चले गए कहीं जू में, ठीक है, कहां चले गए, जू में। अब क्या हुआ, हमारा प्लान ये बना कि भाई ऐसा है बच्चों, ऐसा करते हैं जू विजिट करते हैं,
ठीक है, हम क्या करते हैं, जू विजिट करता है। आपने कहा ठीक है, तो जू हमने बात करी, उन्होंने कहा जी हमने कहा भाई रेंट कितना है पर पर्सन, उन्होंने कहा जी 100 रुपीज है। कितना है? 100 रुपीज पर पर्सन है। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या सारे के सारे बच्चे 100 रुपीज लेके आए होंगे? है नहीं, हो सकता है कुछ 200 लेके आए हों, यस, हो सकता है कुछ 150 रुपीज लेके आए हों, हो सकता है कुछ 100 रुपीज लेके आए हों, और हो सकता है कुछ 80 रुपीज लाए हों, कुछ 90 लाए हों, कुछ 70 लाए हों, कुछ 85 लाए हों। यस, ऐसा ही तो होता है भाई। सारे बच्चों को तो नहीं पता था ना क्या करना है, क्या प्लान है, वो ऐसे ही कुछ रैंडम मिक्स करके लेके आए थे। तो जैसे आपको पता चला कि सर वही बच्चे कन्वर्ट हो पाएंगे यहाँ, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, मतलब जू में विजिट कर पाएंगे जिनके पास ये इतने एनर्जी हो, इतने रुपए हो, कितने हैं? 100 रुपीज हो। ठीक है, समझ में आई? समझो बात को, ये हो गया। तो आपने क्या देखा, अभी आपको क्या लग रहा है इन 50 बच्चों में से? क्या लग रहा है, जैसे सपोज 5 बच्चे ऐसे थे जो 200 रुपए लेके आए थे, 5 में से 7 बच्चे ऐसे थे जो 150 रुपए लेके आए थे, और इसमें से 10 बच्चे ऐसे थे जो 100 रुपए लेके आए थे। ठीक है, 20 ऐसे थे जो 80 लेके आए थे, 30 ऐसे थे जो ये लेके आए थे, 15 इतने थे, 10 ऐसे थे। ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 100 है। अब आप मुझे बताएं, जब मैंने पता चला कि मुझे भाई जू की एंट्री फीस तो कितने है, 200 रुपए, 100 रुपए है, 100 रुपए पर पर्सन, तो क्या होगा, कौन कौन स्टूडेंट जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जा सकते हैं बताइए? कहोगे सर ये, हाँ चले जाएंगे, 200 वाले हैं जी, ये जाएंगे 150 रुपए वाले, बिल्कुल जाएंगे, 5 और 7 12 चले गए, 100 वाले कितने हैं, 10 22 बच्चे चले गए, है ना? तो 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 100 रुपीज है एटलीस्ट। उससे ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है जाएंगे जाएंगे, लेकिन इतने तो जाएंगे जाएंगे। ठीक है, और अब 22 चले गए, ठीक है, तो कितने बचे? 78 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या है, मनी लेस देन 100 है। कितनी है? लेस देन 100। अब लेस देन 100 हो जाएंगे तो अंडरस्टूड है कि भाई वो तो जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो वहां पे मिनिमम जो है 100 रुपीज आपका रेंट है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? अब अगर मैं क्या करूं, तो अभी दिख रहा है आपको 78 स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं और 22 जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के पास 100 या फिर मोर देन 100 रुपीज है, और इनके पास क्या है, लेस देन 100 है। समझ में आ रही है ना? इनके पास क्या 100 या उससे ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, लेस देन 100 है, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। अब क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं, थोड़ा इसको रिक्वेस्ट करूं कि भाई ऐसा है, स्टूडेंट्स हैं, विजिट करने आए हैं, तो आप ऐसा करिए, थोड़ा सा अपने जो आपका रेंट है, जो भी आपका है ना टिकट, उसको प्राइस को थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। क्या होगा? तो वो मान गया, उसने कहा ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूँ 100 को जो है घटा के क्या कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ? 50, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के साथ हो, स्टूडेंट्स लोग हैं। अब मैं 50 कर देता हूं। अब मुझे बताइए क्या होगा, जहां अभी तक सिर्फ 22 बच्चे जा पा रहे थे, अभी कितने चले जाएंगे? देख रहे हो 50 से ऊपर वाले कितने हैं, बहुत सारे। सपोज कितने 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास 50 से ऊपर रुपए हैं। ठीक है, 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 50 से ऊपर है, मोर देन 50 है या एटलीस्ट 50 है। तो कितने हो जाएंगे? अब 90 स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जो जा सकते हैं। यही कैटलिस्ट का काम है। पहले क्या था, 100 रुपीज था, उसने घटा कर 50 रुपए कर दिया, तो पहले सिर्फ 22 स्टूडेंट जा पा रहे थे, अभी कितने जाने लग गए? 90 जाने लग गए। समझ में आया? तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया घट गया? कहोगे सर बढ़ गया। आई बात समझ में? नहीं आई? मुझे पहले बताइए। तो ये नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, और एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट हो गई। ठीक है, तो डाउन आते ही क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसी से जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। नहीं समझ में आया? अभी भी आ गया? ठीक है, आई होप सो आई गया होगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो क्या करता है कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्यों? कैसे? अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर देता है, एक दूसरा बैकडोर एंट्री करा देता है, जहां एनर्जी की रुपए थोड़ा कम है। सही है? आई बात समझ में? चलो, तो अब एक बात लिखेंगे, द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ। लिख दो यहां पर, या पहले लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं पहले। अच्छा, इसको हटा देते हैं पहले, ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। मुझे जगह चाहिए नीचे, काफी स्पेस, ग्राफ भी बनाना है। देखो बच्चों, तो क्या लिखा है हमने यहां पर, द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथ फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन विच द रिक्वायर्ड एनर्जी इज रिड्यूस्ड। है काम की बात है ना? बताइए, यही तो समझ में आया आपके अभी तक? क्या करता है,
कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक अल्टरनेटिव पाथ आ जाता है विद लेस एक्टिवेशन एनर्जी, लिखा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन इन विच द रिक्वायर्ड एनर्जी इज रिड्यूस। अब उससे क्या होगा देखो, लेसर एक्टिवेशन एनर्जी परमिट्स लार्जर अमाउंट ऑफ रिएक्शन इन गिवन टाइम। जब एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो जाएगी ना तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी, मतलब लार्जर अमाउंट ऑफ रिएक्शन इन गिवन टाइम, ज्यादा अमाउंट की रिएक्शन होगी, मतलब ज्यादा रिएक्टेंट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो बोलो यार, नहीं समझ में आया? चलिए अब साफ साफ से एकदम ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को दिखा रहे हैं, एनर्जी को दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे दिखा दो एनर्जी को, और यहां दिखा रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, देखो क्या था, ये था आपका रिएक्टेंट, ये था आपका प्रोडक्ट, और ये क्या थी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या, विदाउट कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी को 1 से दिखा रहा हूं बच्चों में। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी 1 विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। अब आपने क्या करा, जब आपने इसमें कैटलिस्ट ऐड किया तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देना है, एज यू नो, इस तरीके से, दिस। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी तो है, सेकंड दे देता हूं। ठीक है, लेकिन कैसी है बच्चों, विद कैटलिस्ट। कैसी है, विद कैटलिस्ट। आई बात समझ में? बोलो यार, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि सर एक्टिवेशन एनर्जी 1 जो है विदाउट कैटलिस्ट ज्यादा है अमाउंट में, किससे, एक्टिवेशन एनर्जी 2 से। ये देखो, ठीक है, तो इस ग्राफ को आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, नोट करें इसको। डन, बना लिया होगा ना, वीडियो पॉज करके बना लोगे आप तो। ठीक है, अब अब आप मुझे बताइए तो क्या हुआ इसको डालने से, इसको डालने से, कैटलिस्ट को ऐड करने से बच्चों ये हुआ कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गए, है ना। एक्चुअली में नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन तो जितने पहले थे उतने ही रहे, लेकिन एनर्जी ही डाउन आ गई, तब इफेक्टिव कोलिजन्स के नंबर बढ़ गए, है ना। जहां पहले 100 किलो जूल चाहिए थी और 50 किलो जूल चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो इस बीच जो एनर्जी, इस रेंज में जो एनर्जी के, इस वाली एनर्जी रेंज के जो मॉलिक्यूल थे ना, जो पहले क्या थे, नॉन इफेक्टिव थे, अब वो सब के सब क्या हो गए, इफेक्टिव कोलिजन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। सही है, आई बात समझ में? चलो इसको मत बनाना, ठीक है, तो खाली ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था मैं आपको। ये देखो, ठीक है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, ये ग्राफ पूछा जाता है कि ये ग्राफ आप क्या समझा रहा है, तो आप कहोगे सर ये ग्राफ क्या दिखा रहा है आपको, विदाउट कैटलिस्ट और विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर करवा रहा है। ठीक है, एक लाइन लिखो, 10 लार्जर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स अकर्स, 10 larger number of effective collisions occurs कब, in the presence of catalyst। ठीक है, आई बात समझ में? नोट करो इसे भी, in the presence of catalyst, the larger number, thus larger number of effective collisions occurs in the presence of कैटलिस्ट। क्लियर हुई बात? तो नोट किया आपने, देख लिया ना सारा हिसाब कैसे होता है, कैटलिस्ट की वजह से कैसे रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए इतना ही था। ठीक है, इसको नोट करें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।